हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इसमें लोकसभा के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको संघीय विधायिका चल रहा था। संघीय विधायिका के अंतर्गत में संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें से राष्ट्रपति तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा भी पढ़ चुके हैं हम लोग, काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो इस वीडियो है वो लोकसभा के बारे में है। आपको असेंबली ऑफ पीपल के बारे में इसमें समझना है कि कैसे लोकसभा काम करता है, किस तरीके से अधिकारी लोग होते हैं इसके अंतर्गत में, उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला तो आपको इसका लोकसभा का जो अर्थ होता है वो होता है असेंबली ऑफ पीपल, लोगों की सभा। तो ये ध्यान रखिएगा, लोगों की सभा बोलते हैं इसको, लोकसभा, ठीक। लोगों की सभा इसका अर्थ है। अनुच्छेद 81 में इसके लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन व पहला चैम्बर भी के नाम से भी जानते हैं। तो निम्न सदन कहते हैं, पहला चैम्बर कहते हैं। इसको आप चर्चित सदन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चर्चित सदन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चर्चित सदन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस। तो आप लोकसभा को निम्न सदन, पहला चैम्बर और चर्चित सदन भी कह सकते हैं, पॉपुलर हाउस कह सकते हैं। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ पे? तो अनुच्छेद 81 में प्रावधान मिलता है लोकसभा के संदर्भ में। अर्थ क्या होता है? तो लोगों की सभा होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं असेंबली ऑफ पीपल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका लोगों में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? तो 552 है। अधिकतम कितना? 552। पर वर्तमान में आप पहले जब भी अभी डायग्राम बनाते हैं तो हम आपको दिखा देंगे, नीचे में डायग्राम बना हुआ है, इसके अलग अलग डिवीजन है। पर एक डायग्राम जो यहाँ पे नहीं है उसको भी हमको समझाना है, तो भी बना के दिखाएंगे अभी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 552 एक अधिकतम संख्या है। 545 पहले वर्तमान में हुआ करता था, अभी 543 वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। ये बात ध्यान रखिएगा। 543 पे इस बार का भी चुनाव हुआ है। इस बार का जो चुनाव हुआ ना 2024 में, वो जो चुनाव हुआ किस में हुआ था? 543 पे, मतलब 543 सीटों पे चुनाव हुआ है। इसका मतलब वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 543 है। इसका मतलब ही नहीं, अलग से प्रावधान में लिखा हुआ है किस तरीके से 543 हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले समझते हैं सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है। 2 डिवीजन है, 552, और इसको 2 भागों में बांटा गया, ठीक। ऊपर थोड़ा ले लेते हैं, 552, इसको 2 भागों में बांटा गया, 550 और 2। 550 क्या है? तो ये आपको निर्वाचित सीट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे निर्वाचित होकर लोग आएंगे। 2 जो था वो क्या था? नॉमिनेटेड सीट था, ठीक, जिसमें एंग्लो इंडियन को ये नॉमिनेट करने का प्रावधान था। जो अनुच्छेद 331 है उसके ये माध्यम से प्रावधान किसको दिया जाता है? तो राज्य सरकार, ये राष्ट्रपति को मिलता है कि आपको संसद में, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करे, ठीक है। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करे। और वे कौन से सदस्य होंगे? तो एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन को हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। और आपको ये भी नहीं पता हो तो सिंपल बात यह है कि वैसा समुदाय जिसकी उत्पत्ति क्या हुआ? अंग्रेज कोई व्यक्ति होगा और भारतीय कोई महिला, स्त्री, इन सबके संबंधों के, अंतर संबंधों से जो पूरा समाज बना है उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय बोलते हैं, ठीक। तो इसके 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था। जब यहाँ पे मनोनीत का संदर्भ क्यों आया होगा? तो क्योंकि होता यह है कि कभी कभी यदि संख्या बहुत अधिक, संख्या कम हो, ठीक है, किसी भी समुदाय विशेष का, और लगता है कि चुनाव होगा तो उसके लोग ज़्यादातर जीत नहीं पाएंगे, तो उसमें नॉमिनेशन का प्रावधान कर देता है कि उस समुदाय के कोई व्यक्ति आए, संसद में रहे, तो अपने मुद्दों की बात कर सके, ठीक है, अपने मुद्दों पे बात कर सके, इसलिए नॉमिनेशन का प्रावधान कर देते हैं उन लोगों के लिए, ठीक। वैसा तो 552 क्या है? पूरा सदस्य की संख्या है। इसको 2 भागों में बांटे, 550 और 2, ठीक है। 2 अलग अलग वर्गीकरण बन गया आपका। 550 का वर्गीकरण 2 है, ठीक। 530 प्लस 20, 530 प्लस 20, 2 वर्गीकरण है इसका देखने को मिलेगा। और ये जो 530 और 20 है, इसमें से 530 के 530 पे क्या होता है? चुनाव होते हैं। और ये है आपके स्टेट के लिए। किसके लिए? स्टेट के लिए। 530 में से 530 पर क्या होता है? चुनाव होता है। और ये जो पूरा सीट का संख्या है किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। मतलब अलग अलग राज्यों को सीटों की संख्या दिया गया है इस 530 में से। और ये जो 20 था, ये सिंपल ये है यूटीज के लिए, ठीक है। यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो ये यूटीज के लिए, और ये किसके लिए? तो स्टेट के लिए। आपको इस तरीके से 530 और 520 और 2 तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले ही बढ़ चुका है, ठीक है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना होगा? 552। 552 में से 2 है एंग्लो इंडियन का प्रावधान। 550 में से ये 530 सीट किसके लिए है? तो ये है आपको राज्यों के लिए। और 20 सीट किसके लिए है? तो ये है आपको केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूटीज के लिए, ठीक। अब इस 20 में से इसको बांटिएगा तो यहाँ पे निकलेगा 13
और निकलेगा 7। और 13 और 7 का मतलब है कि 13 पे अभी निर्वाचन होता है यूटीज में से, ठीक है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के जो आपको यूटीज है वहाँ से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके क्षेत्रों से 13 पर वर्तमान में निर्वाचन होता है, ठीक। और 7 क्या है, तो रिजर्व्ड है, आरक्षित है। 7 आपका क्या है, आरक्षित सीट है, ठीक। तो ये प्रावधान अभी देखने को मिलता है। अब यदि आप जोड़ेंगे, ठीक है, कि 552 में से कैसे 545 चुनाव होता था, ठीक है, तो 530 ये हो जाएगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा, कितना आ गया 543, और 2 इस पे चुनाव होता था जो कि बंद हो चुका है, ध्यान रखिएगा, बंद हो चुका है। तो इस तरीके से 545 लोग पहले बोलते थे कि वर्तमान में 545 है, पर चूंकि ये प्रावधान खत्म हो गया है तो 523 प्लस 13 दोनों मिला के 543 ये सीटों पर इस बार चुनाव हुआ है, ठीक। समझ गए होंगे बात। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हो उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम मिल रहा है देखने को। एक डायग्राम है आपका 552, इसको 2 भागों में बांटा गया, 7 जो कि रिजर्व्ड है और 530 क्या है, निर्वाचन द्वारा, ये थोड़े 545 क्या होगा, निर्वाचन द्वारा। ये ठीक थोड़ा सा नहीं है क्योंकि इसमें 2 बात ये भी था कि 2 लोग क्या थे, किसके द्वारा आएंगे, तो एंग्लो इंडियन होंगे, वो आएंगे, ठीक है, 543 का ही निर्वाचन होगा, ये प्रावधान था, ठीक है। क्योंकि अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म हो गया तो हम यहाँ पे 543 पे ही चुनाव होगा, इस तरीके से है, ठीक है। 552 में से 2 भागों में बटे, 545 प्लस 7 यहाँ पे 543 पर चुनाव होगा, 2 यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। इसी का बंटवारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक, कि 7 रिजर्व होगा इस तरीके से। 552 में से 2 भाग है, 2 यहाँ पे हो गया, 550 यहाँ पे हो गया, मतलब पहले ही अलग कर लिए, ठीक है। 543 पे चुनाव होगा, 7 क्या होगा, रिजर्व होगा, ठीक। अब इसको भी आप बांटेंगे तो फिर वही निकल जाएगा कि 533, 30 लोग कहाँ से आएंगे, तो स्टेट से आएंगे, 13 लोग कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे यूटीज से आएंगे, ठीक। तो 530 लोग स्टेट से और 13 लोग कहाँ से आएंगे, यूटीज से आएंगे। मतलब यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, तो शॉर्ट में हम उसको यूटीज बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 13 लोग कहाँ से आएंगे, यूटीज से आएंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। तो 552 का 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि 2019 तक ही था ये। इसको बांटेंगे तो एक हो जाएगा 543 और एक हो जाएगा 7, ठीक है। 543 में से 530 यहाँ पे आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से पूरा एक वर्गीकरण आपको बनता हुआ दिखेगा। और एक डायग्राम जो हम आपको पहले बताए हैं उस हिसाब से बांटिएगा तो अंत आपको ठीक मिल जाएगा, ठीक। या फिर ये डायग्राम आपका फाइनल डायग्राम है जिसमें से भी बांट के आपको दिखाया गया है अंतिम रूपों से, ठीक। अगला है आपका अनुच्छेद 331, इसके बारे में आपको नीचे में लिखा हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितना है, तो 543 है। इस बार चुनाव भी 543 पे हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब आपका पॉइंट है नीचे में अनुच्छेद 331, उसमें क्या लिखा कि राष्ट्रपति के पास आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व न होने पर, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति के पास आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार था, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहीं तक अधिकार था। मतलब अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकार देता था कि वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, पहले भी बताएं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पहली बात तो हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय, और ये समुदाय बेसिकली अंग्रेज और भारतीय लोगों के अंतर संबंधों से बना हुआ समाज था। शुरू में हुआ कि लोग आते थे तो यहाँ से विवाह वगैरह कर लिए, ठीक, अंतर रहने लगे, पूरा घर बन गया, और आज भी कुछ लोग रह गए, तो इस कारण से उन समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए इस तरीके से मनोनयन का प्रावधान है, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन के प्रावधान था, और इस प्रावधान को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करते थे, तो ये राष्ट्रपति जी करते थे, और ये अनुच्छेद 331 का प्रयोग करके। पर ये प्रावधान खत्म हो चुका, नीचे में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी बताएंगे किस तरीके से प्रावधान खत्म हुआ है, सब समझाएंगे आपको। नीचे में एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि लोकसभा विघटित हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि राज्यसभा के बारे में आप सुने हैं कि राज्यसभा क्या है, तो एक अस्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है, ये परमानेंट आपको ये पार्लियामेंट देखने को नहीं मिलता है, इसका विघटन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस समुदाय के सदस्यों का मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। ये प्रावधान आपको इस तरह से देखने को मिलता है। हुआ ये था कि एक आर्टिकल है आपका 334, ठीक है, क्या है, एक आर्टिकल है 334, और इस 334 के 2 उपवर्गीकरण हैं, क्या है, 2 उपवर्गीकरण, 334 ख, 1 मिनट रुक जाइएगा, 334 इसका वर्गीकरण है क और ख, ये ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, क और ख, ठीक। 334 के क और ख अलग अलग आपको प्रावधान। क में जो प्रावधान था उसमें ये था एंग्लो ये SC ST कम्युनिटी के बारे में प्रावधान आपको 334 क में मिल जाएगा, ठीक है।
और उसी प्रावधान में ये था कि भाई जो SC ST क्या होगा, समुदाय होगा, उसके लिए कुछ सीटें आरक्षित होगी, तो उसके आरक्षण संबंधित प्रावधान था। और 334 ख में प्रावधान था एंग्लो इंडियन के बारे में, ये लिखा हुआ था। हुआ ये था कि जब प्रारंभ में संविधान हमारा लागू हुआ तो ये हुआ कि भाई प्रत्येक 10 वर्षों के लिए क्या करेंगे, हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो 334 ख है इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, और 10 वर्षों के बाद इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रत्येक 10 वर्षों बाद बढ़ाते चला गया, ठीक है, बढ़ते चला गया कि भाई 10 वर्षों के लिए बढ़ाएं कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। फिर जब 10 वर्ष खत्म होने वाला था तो क्या करते थे, फिर से रिन्यू कर देते थे उसको, ठीक है, कि आगे भी 10 वर्षों के लिए होगा, फिर आगे भी 10 वर्षों के लिए होगा, इस तरीके से कंटिन्यू रहा, ठीक। एक संविधान संशोधन होता है, उसको बोलते हैं 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, ठीक, 95th CAA 2009। CAA का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। एक तो ये बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए, पर यहाँ पे हम वो नहीं कहना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहना चाह रहे हैं, संविधान संशोधन अधिनियम। तो 95वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब, 2009 ईस्वी में। और उसके तहत ये कहा गया कि जो 334 ख के जो प्रावधान है ये कब तक लागू रहेंगे, तो 25 जनवरी 2020 तक लागू रहेंगे। कब, 25 जनवरी 2020 तक लागू रहेगा ये प्रावधान किया गया। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इस वर्ष हमारा 70 वर्ष पूरा हो रहा था भारतीय संविधान के लागू होने का समय, ठीक है। तो कहा गया कि 25 जनवरी 2020 तक क्या होगा, लागू रहेगा कौन सा, 334 ख के प्रावधान, जिसके अंतर्गत क्या था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मनोनयन का प्रावधान था, ठीक। अब जब ये 2020 में खत्म होने वाला था ये प्रावधान, तो क्या किया गया कि एक संशोधन लाया गया, उसको बोलते हैं 104th CAA 2019, जिसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान ये किया गया कि जो SC ST के प्रावधान थे, ठीक है, SC ST के प्रावधान थे, शेड्यूल कास्ट जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, और एक था आपका ST जिसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इन दोनों के जो प्रावधान थे, इन दोनों के प्रावधानों को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। और जो आपका ये प्रावधान था, कौन सा प्रावधान, एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान, उसको आपको अप्रभावी कर, उसको नहीं बढ़ाएगा, तो उसको नहीं बढ़ाएगा मतलब क्या हो गया, वो अप्रभावी हो गया, आप उसका आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो 334 क के प्रावधान को बढ़ा दिया गया 4वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है। इसको कब तक कर दिया गया, अगले ये क्या 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों का मतलब है कि 2020 में जब इसको बढ़ाया गया, 2020 से जब लागू हुआ पूरा प्रावधान, तो अंततः 2030 तक चलेगा, वो चलेगा, वहाँ उस समय तक आपको देखने को मिलेगा। और ये 334 के प्रावधान क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरीके का प्रावधान है। और अब ये क्या होता है कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं हो सकता है वो। अभी जो आपका 543 सीट पर जिसमें चुनाव होता है, ठीक है, उसमें से ध्यान रखिएगा 543 सीटों में से जो 84 सीट है, कितना 84 सीट ये SC कम्युनिटी के लिए आरक्षित है, ठीक। और जो 47 सीट है वो ST कम्युनिटी के लिए आरक्षित है। SC का मतलब ये शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है, और ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक। तो इन दो समुदायों के लिए क्या है, ये प्रावधान आपको आरक्षित किया गया, ठीक है। जो 412 सीट बच गया, ये 412 सीट पे कोई भी लड़ सकता है चुनाव। तो इस तरीके से 84 यहाँ पे, 47 ये जो है ये कुछ ये विशेष प्रावधान है, इन जाति समुदाय के लिए सीट आरक्षित किया गया है। और 412 क्या है, सामान्य प्रावधान है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नीचे में लिखा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसको देखिए क्या है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। आपको निर्वाचन की प्रक्रिया पता होगा कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दो अलग अलग संदर्भ होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष, और एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन का जिसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक। और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि वैसा ये चुनाव प्रक्रिया जिसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जब किसी चुनाव प्रक्रिया में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कि वो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जिस चुनाव प्रक्रिया में जनता सीधे सीधे भागीदार होगी उसको बोलेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है ये, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति का सदस्य राष्ट्रपति हो, या फिर उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो, या फिर आपको राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव हो, ठीक। इन सब पदों पे जो चुनाव होता है तो क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती है, ठीक।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा उसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता सीधे सीधे भाग लेती है। और जो लोग भी इस बार 2024 का लोकसभा देखे होंगे तो उसमें समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो लोग चुन के गए हैं अंत वो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, सांसद के रूप में चुन के गए हैं तो वो लोकसभा में बैठते हैं। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा का चुनाव हुआ प्रत्याशी जीतता है जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है। हमारे यहाँ पर इलेक्शन का जो सिस्टम है वो दो सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पे, एक को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, एक को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, राष्ट्रपति पढ़ाते हुए आपको बताए थे। और एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नीचे में याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके दो वर्ग, इसमें क्या है कि ये जो आपका इंग्लिश में इसका यही होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा, ठीक है, जो व्यक्ति सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। जैसे मान लीजिए कि ए और बी नाम का व्यक्ति है, एक व्यक्ति को मत प्राप्त हुआ किसी एरिया में 100 और एक को प्राप्त हुआ 101, तो ये व्यक्ति क्या है, चुनाव जीत जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, ठीक। और यहाँ पे यही होता है, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति क्या होता है, चुनाव जीत जाता है, ठीक। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये आपको प्रावधान पता है कि इसके द्वारा होता है। एक आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि भारत के सभी भूमि के क्षेत्रों पर, ठीक है, जो एज डिसाइड किया जाएगा वो भारत के सभी क्षेत्रों में वही लागू होगा। और उसके द्वारा एज जो है बेसिकली 61 आपको CA याद हो, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसके माध्यम से क्या किया गया, जो आयु है चुनाव में वोटिंग करने का वो क्या था, 21 वर्ष, उससे 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम होगा, ठीक है, वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। चुनाव कैसा होगा, तो चुनाव होगा आपका गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कि चुनाव ये आप जो भी किसी को भी वोट करके आए हैं तो वो पता नहीं चलता कि किस तरीके से आप किसको वोट करके आए हैं, वो पता आपको नहीं चल पाता है, ठीक। जैसे राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, खुली मतदान प्रक्रिया होती है। उसके पीछे कारण है कि जो क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब हो सकता है कोई विधानसभा का सदस्य क्या हो, पैसा लेके किसी पार्टी से, ठीक है, और उसके पार्टी किसी व्यक्ति को वोट दे दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो खुली मतदान प्रक्रिया है तो ऐसा कर नहीं सकता है। फिर पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे उसके प्रति, विधायक के प्रति, कि भाई तुम हमारे पार्टी के हो पर किसी और पार्टी के व्यक्ति को वोट दे के आ गए हो, कैसे। पर यहाँ पे क्या है, गुप्त मतदान, ज़्यादातर जब आपको गुप्त मतदान देखने को मिलेगा कि आप किसको वोट करके आए हैं आपको पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है आपका, अगला हो जाएगा आपका लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, इसके बारे में प्रावधान। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में जो प्रावधान है वो आपका है 84 में, आर्टिकल 84 में, ठीक। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पहला पॉइंट क्या है कि ये आपका है भारत का नागरिक होगा। यहाँ पे 84 में आपको लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में प्रावधान है। भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा और किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। ये 3 बातें आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक। लाभ के पद के बारे में पहले बता चुके हैं आपको, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लोकसभा की अवधि, और लोकसभा की अवधि जो है वो 5 वर्ष की होगी। और कब से होगी, तो जो नवगठित लोकसभा है उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की होगी। इसके बारे में प्रावधान आपको 83 सब ये 2 में देखने को मिलेगा, उपखंड 2 में देखने को मिलेगा। तो 83 खंड 2 में देखने को मिलेगा, उपखंड नहीं खंड कहिएगा, खंड 2 में देखने को मिलेगा। इसका विघटन कैसे होता था, 5 वर्ष पूर्व भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 5 वर्ष पहले भी हट सकते हैं, ठीक। होता यह है कि आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति वगैरह क्या, इसमें चुनाव के प्रक्रिया में क्या है, जिसके पास बहुमत होगा व्यक्ति क्या करेगा, सरकार बना लेगा। ये आप पढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में, या मंत्रिपरिषद वाले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं कि सरकार कैसे बनता है उसके बारे में। अब मान लीजिए किसी के पास बहुमत नहीं होगा तो क्या होगा, अंत उनको क्या ये त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, तो लोकसभा का विघटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से वहाँ पे बनेगा, कोई पार्टी बनाएगा जो पहले से पार्टी है, एग्जिस्टिंग पार्टी है, जिसको लगता है कि नहीं हमारे पास बहुमत है तो बना सकता है, ठीक है। और जब लगेगा कि कोई उपाय नहीं है तो अंत फिर चुनाव की प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप बिहार में देखते हैं कि अक्सर जब बदलाव होते रहता है, राजनीतिक फेरबदल होते रहता है, ठीक, एक पार्टी हटता है तो दूसरा पार्टी साथ में मिल के गठबंधन करके सरकार बना लेता है, ठीक।
और जब लगे कि कोई पार्टी नहीं बना पा रहा तो फिर अंत वहाँ पे क्या होगा, चुनाव वगैरह प्रक्रिया होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट है कि जो सामान्यतः इसके कार्यकाल है वो कितना होता है, सामान्यतः कार्यकाल इसका 5 वर्षों का होता है, पर इसकी अवधि में क्या होगा, गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसका विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी हो सकता है, और विघटन का मतलब यह है कि सरकार यदि अपना बहुमत खो देता है, ठीक है, तो विघटन हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, तो उसके खिलाफ तो वो भी विघटन का काम हो सकता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसी टॉपिक में आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और प्रत्येक बार आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से जितना बढ़ाना चाहें। ठीक, वो तो कहता है कि यदि आपातकाल लागू हो, ठीक है, तो आपातकाल लागू हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको आप बढ़ा सकते हैं। डिटेल टॉपिक आपको आपातकाल में अधिक मात्रा में जानकारी मिलेगा कि अलग अलग आपातकाल का आधार पर क्या है, पर यहाँ पे समझिए सिंपल बात ये कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो संसद क्या हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, दूसरी बात यह है कि 5 वर्ष से पहले भी हट सकता है, और तीसरी बात यह है कि 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है, और 5 वर्ष के बाद होने के लिए जरूरी है कि आप क्या मतलब देश में क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ठीक, अब 5 वर्ष में क्या होगा, तो एक ही बार ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ आप 3 साल के लिए बढ़ा दिए, 4 साल के लिए बढ़ा दिया, आपको जैसा मन किया वैसा कर दिया, वैसा नहीं। ठीक है, एक बार में आप 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, और फिर लगे कि भाई आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो अगले बार फिर आप 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बार बार आप बढ़ा सकते हैं उसको। ठीक, 1 वर्ष के लिए। नीचे में लिखा हुआ है कि संसद जितनी बार चाहे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपातकाल लागू होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एक बार बढ़ाएं और आपातकाल खत्म हो गया तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, चुनाव करवाना पड़ेगा आपको। पर यदि एक बार बढ़ाए हैं, ठीक है, और फिर भी लग रहा है कि आपका समय खत्म होने वाला है पर आपातकाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर आप एक बार बढ़ा सकते हैं। संदर्भ ये होता है कि आपातकाल के दौरान पे आप चुनाव अगर नहीं करवा पाएंगे तो चुनाव नहीं करवा पाएंगे तो कैसे नया लोकसभा का गठन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 5 वर्ष पूरा हो गया, ठीक है, और 5 वर्ष पूरा होने के बाद चुनाव करवाना है, और चुनाव करवाने के लिए जरूरी हो कि हमारा शांति व्यवस्था पूरा बना हुआ हो देश के स्तर पर। ठीक है, पर आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो चुनाव कैसे करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। और जब नहीं करवा पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो वर्तमान एग्जिस्टिंग लोकसभा है आपका, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि आगे बढ़ाने का प्रावधान है। तो ये लेकिन शर्त क्या है कि आपातकाल लागू होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान आपातकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक समय है आपका 2000 पीछे जाते हैं, ठीक है, कितना बुरा क्यों ही सोचना, बाद में क्या आपातकाल लागू होगा फिर हमारे यहाँ ऐसा होगा, आगे के लिए बुरा क्यों सोचना, पीछे ले लेते हैं। ठीक है, पीछे ये है कि 2000 मान लीजिए कि 14 में आप ये कोई सरकार बना, ठीक है, और 2019 के लिए, ठीक, मोदी जी का सरकार बना था 14 में, ठीक है, बीजेपी का गवर्नमेंट बना 2014 से 2019 के लिए। ठीक, अब मान लीजिए कि किसी वर्ष ऐसा हो कि आपातकाल या तो पहले लगा देते हैं बाद में लगा लेते हैं। ठीक है, 2019 में 2020 में आपातकाल लग गया। ठीक, 2020 में आपातकाल लग गया। अब सॉरी एक काम करते हैं, पीछे कर लीजिए इसको, 2018 कर लीजिए। ठीक है, 2019 में ऐसे भी कर लीजिए, 2019 के मई में खत्म होने वाला था, मान लेते हैं कि ये मई में कार्यकाल इनका खत्म होने वाला था, मतलब 2024 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, और लगा कि 5 साल जो पूरा होने वाला है, कब पूरा होने वाला है, 2019 के मई में पूरा होने वाला है। पर 2019 के मई में ही, अब क्या मई में नहीं कह सकते, 2019 के फरवरी में, ठीक है, देश में लग गया आपातकाल। अब जब हम लोग तैयारी कर रहे थे कि चुनाव करवाएंगे, ये सब करेंगे, उसके कारण उस समय पे क्या हो गया कि आपातकाल लग गया देश में। तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसका कार्यकाल करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो पहले से लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ाएंगे। कितना बढ़ा सकते हैं, तो 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब आप 1 वर्ष बढ़ाए थे, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 2 सिचुएशन मान लें कि एक सिचुएशन में क्या हो कि 1 वर्ष बढ़ा दे, ठीक, इसको फिर खत्म करें, फिर से वापस से आप बढ़ा दे। ठीक, पर हम मान लेते हैं कि 2019 में बढ़ाएं, फरवरी में आपातकाल आया तो, ठीक है, और ये आपको हो गया कि भाई अगले वर्ष कब तक चलेगा, तो 2019-20 तक चलेगा ये। ठीक, 2020 तक, फरवरी तक चलेगा। ठीक, वैसा। पर हुआ ये कि 2019 के ही दिसंबर महीने में आपातकाल खत्म हो गया। दिसंबर महीने में क्या हुआ, 2019 के दिसंबर महीने में आपातकाल खत्म हो गया। तो कहा कि भाई साहब ये अब अगले बार नहीं बढ़ा सकते इसको, हमको, ठीक है, 6 महीने के अंदर में क्या करवाना पड़ेगा, हमको चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक, जिस दिन ये आपातकाल खत्म हुआ है, ठीक है, अब ये दिसंबर में खत्म हुआ। ठीक, तो आपातकाल के खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर में आपको चुनाव करवाना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ये जो कार्यकाल आप बढ़ाए हैं वो आगे नहीं बढ़ेगा।
आप इसको ऐसे भी लीजिए कि फरवरी में आपातकाल की घोषणा हुआ और ये अगले 2020 के फरवरी तक चलेगा। 2019 के ही जून में खत्म हो गया, ठीक, जून में क्या हो गया, आपातकाल खत्म हो गया। उसका बच गया जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपको 6 महीना का समय बच गया, ठीक है। अब भले ही वो कार्यकाल फरवरी तक बढ़ाया गया था, ठीक है, 2020 के फरवरी तक, क्योंकि 2019 के फरवरी में बढ़ाए थे कार्यकाल, चलना कब तक चाहिए था, 2020 के फरवरी तक। पर चूंकि ये जून में ही आपातकाल खत्म हो गया है, तो ये प्रावधान क्या है कि 6 महीने से अधिक नहीं चलेगा, मतलब दिसंबर से अधिक नहीं चलेगा, मतलब उतना दिन के अंदर आपको चुनाव करवा लेना है, ठीक है, ताकि नया वाला बन जाए, ठीक, इस तरीके का प्रावधान है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे में आपको एक पॉइंट लिखा हुआ यह है कि वर्ष 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। आपको पता है कि 76 में ये 75 में आपातकाल लगा, 75 में आपातकाल लगा, तो जो पूरा समय था 71 में चुनाव हुआ था, तो 71 से 76 तक का समय था। तो भाई आपातकाल खत्म नहीं हो रहा था, तो सरकार ने क्या किया, बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, यहाँ पे लिखा हुआ 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी जो समय प्रधानमंत्री के रूप में थी, ठीक, वो तो जब 1976 में लगा कि अब खत्म होने वाला, तो 76 से 77 के लिए बढ़ाया गया, ठीक। और फिर जब ये भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 77 से 78 के लिए। पर जब ये बढ़ाया गया तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई अब ठीक नहीं चल रहा है मामला, तो अंततः क्या करना है, चुनाव करवा लाना है इसके ऊपर। 77 में 1977 में ही क्या होगा कि लोकसभा का विघटन कर दी प्रधानमंत्री जी, कि कह दी कि भाई हम आपको नई सरकार चलाना है, विघटन करना है इसका, ठीक। और जब विघटन हुआ तो फिर हुआ कि 77 में ही चुनाव हुआ, ठीक है। तो चुनाव इसी वर्ष हुआ, तो मतलब ये कि 1 बार बढ़ाया गया, और जब 1 बार बढ़ाया गया तो अंतर ये सरकार काम की, ठीक है। और 1 बार बढ़ाने के बाद, 1 वर्ष बढ़ाने के बाद फिर 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया। पर 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया, उसी के पहले ही, ठीक है, बढ़ाने के बाद उसी के 1-2 महीने के अंतर में क्या हुआ कि भाई हमको खत्म करना है, लोकसभा का विघटन करना है, तो ये कार्यकाल नहीं चला और अंतर फिर चुनाव हुआ वहाँ पर, ठीक है। और फिर आपको अलग से जनता पार्टी का सरकार बनता हुआ दिखाई देता है। 77 में आप देखे होंगे, पहले प्रधानमंत्री में पढ़ाते हुए हम आपको बताए होंगे वहाँ पर, ठीक। तो ये संदर्भ है। नीचे में लिखा हुआ यह है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 76 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन फिर से जब ये जनता पार्टी की सरकार आया, ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। तो यह आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो 1 बार लोकसभा कार्यकाल 6 वर्षों के लिए हुआ था, उसके बाद कितना, 5 वर्षों के लिए हो गया पूरा कार्यकाल। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पदाधिकारी का मतलब होता है कि जो उस लोकसभा के सदन का संचालन करेगा उसको बोलते हैं पदाधिकारी, ठीक। तो वो प्रावधान है। इसमें 2 अध्यक्ष सदस्य होते हैं, ठीक है, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। एक होगा कौन, अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का क्या करता है, चुनाव करने का काम करता है। तो ये लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उसमें से एक अध्यक्ष चुनेगा, एक उपाध्यक्ष चुनेगा, ठीक। इसमें प्रावधान ये होता है कि सर्वसम्मति के आधार पर चुना जाएगा, किसके बिहाफ पे, सर्वसम्मति के बिहाफ पे। ज़्यादातर ये होता है कि जो पार्टी रूल करने वाली है, ठीक, रूल करने वाली का मतलब ये है कि जिसके पास बहुमत है, जो सरकार बनाएगी, ठीक है, उसके सदस्यों के संदर्भ में ही आपको सर्वसम्मति देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सरकार बनाने का मतलब है कि आपके पास बहुमत ज़्यादा है, बहुमत ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपके पास लोग ज़्यादा हैं, तो लोग सहमति दे देंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, दूसरा यदि ये ना हो तो साधारण बहुमत के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत जिनको भी नहीं पता हो तो यही आपको पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग बहुमत के टाइप मिल जाएगा, उसको वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो साधारण बहुमत के द्वारा क्या होता है, चुनने का प्रावधान है, ठीक, कि उसके आधार पर चुन सकते हैं उसको। तो या तो सर्वसम्मति से या साधारण बहुमत के आधार पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपको लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। मतलब पहली बात ध्यान रखिएगा, जितने भी सदस्यों का चुनाव हुआ है, जो सदस्य चुन के सदन में आए हैं, ठीक है, उन्हीं सदस्यों में से 2 व्यक्ति क्या बनेगा, ये अध्यक्ष बनेगा। पर वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं ले रहा, वो सदस्य के रूप में ले रहा है, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य है इसलिए वो शपथ लेगा, और बाकी वो अध्यक्ष के रूप में अलग से काम करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, जब उसका चुनाव हो जाएगा तो। नेक्स्ट आपके यहाँ पे 95(1) लिखा हुआ है। तो 95(1) में जो प्रावधान है उसमें ये है, मिलता जुलता प्रावधान है, तो यहाँ पे हमको चेंज करेंगे अभी आपको, ठीक है। 95(1) में प्रावधान है कि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष के ये क्या होगा, पीठासीन होगा, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो पीठासीन अधिकारी जिसको बोलते हैं, ठीक।
तो मतलब जो व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है, जो व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा हुआ, उसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, ठीक। अब ये अध्यक्ष है तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है, और अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष क्या है, पीठासीन अधिकारी है, ठीक। तो जो कुर्सी पे बैठा हुआ वही। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या, पहला बात ये कि 95 में जो एक प्रावधान है उसमें क्या है कि अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष क्या पड़े, ये पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेगा, ठीक। दो का ये प्रावधान इसीलिए होता है कि यदि एक अनुपस्थित है संचालन करने के लिए तो दूसरा उसके ऊपर पद पे बैठेगा। 95(2) में जो प्रावधान उसमें यह है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य की नियुक्ति की जाती है, और ऐसे सदस्य को वे सभी शक्तियां प्राप्त होती है जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती है। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों को नियुक्ति किया गया कि भाई ये लोकसभा का संचालन करेंगे, ठीक। तो एक व्यक्ति आया कि आपको अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है। अब ये दोनों किसी कारणवश अनुपस्थित हो गए, ठीक है। अब दोनों अनुपस्थित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके जगह पे ऐसे किसी और व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और उस व्यक्ति के पास वो सभी अधिकार होंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास अधिकार होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में वो व्यक्ति उस तरीके से काम कर सकता है, पीठासीन अधिकारी के रूप में काम कर सकता है, पूरा शक्ति उसको मिलेगा। यहाँ पे लिखा कि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, जीबी मावलंकर थे। इनका जो पूरा कार्यकाल है 1952 से लेकर 56 तक का है, ठीक है। 52 से 56 तक का कार्यकाल है, ठीक है। आप बोलेंगे सर 5 साल का कार्यकाल होता है, 56 कर दिए आप, ठीक है। 56 से 57 तक जो आपको उपाध्यक्ष जो थे पहले, ठीक है, वो बाद में अध्यक्ष बन गए। एम अनंत सैनम जो आयंगर है जो है ये उपाध्यक्ष बन गए बाद में, ठीक है। सॉरी ये अध्यक्ष बन गए 57, ये 56 से 57 के लिए, ठीक है। 56 से 57 के लिए आयंगर कर लीजिएगा, यहाँ पे ग हो जाएगा, और यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा 95(2) कर लीजिएगा इसमें। तो ये 56 से 57 के लिए क्या, तो ये उपाध्यक्ष के रूप में भी रहे, उसके बाद फिर ये अध्यक्ष के रूप में भी 1 साल के लिए बने, ठीक है। और फिर आगे जब भी अध्यक्ष बनते हैं तो यही बनते हैं, फिर 57 से 62 के लिए भी यही अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेगा, पहला पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करंट में चल रहा है उस तरीके से सवाल बन सकते हैं, बीच का पूरा अलग अलग नहीं पूछता उस तरीके से। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, क्या क्या काम कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। पहला पॉइंट ये है कि अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों के संचालन करना होता है। मतलब जैसे आप क्लास में मॉनिटर होता है उस तरीके से आपको, मतलब इतना मजाक तो नहीं है पद वो, ठीक है, पर फिर भी एक आपको तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। जिस तरीके से मॉनिटर का काम होता है संचालन करना कि भाई किसी को हल्ला नहीं करने देना है, आराम से बैठो, ठीक है, फिर नाम लिखता है उस तरीके का। उस तरीके से अध्यक्ष के रूप में भी क्या है कि जब वो लोकसभा में बैठते हैं तो पूरा लोकसभा का संचालन कैसे होगा, ठीक है, उस तरह का काम वो करते हैं। कौन व्यक्ति कितना देर बोलेगा, नहीं बोलेगा, किसको क्या अधिकार मिलना चाहिए, उस तरीके का अधिकार होता है उनके पास। लोकसभा में किसी भी मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय क्या होता है, अंतिम माना जाता है। तो उस हाउस के अंदर में जो भी प्रावधान होगा, ठीक है, और उसमें जो भी कोई मुद्दा होगा तो उसके अंतिम निर्णय किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष को होगा। तो इसके पद का अपना एक वैल्यू है। लोकसभा का अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में अपना मत निर्णायक मत के रूप में देता है। यह है कि वोटिंग जब बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे ABC एक मुद्दा है, ठीक है, और इस मुद्दे पे हम वोटिंग कर रहे थे, ठीक है, कि भाई इसको पास करवाना है, और वोटिंग हो गया बराबर, ठीक है, बराबर हो गया। अब ये किस में वोट करेंगे, ये इनका अपना है, ठीक है, पर ये वोट के बराबर होने की स्थिति में अपना वोट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। राज्यसभा के अध्यक्ष की तुलना में जो अध्यक्ष कहिए, सभापति कहिए, उसकी तुलना में इनके पास एक विशेष अधिकार है कि कोई विधेयक ये क्या है आपका धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक। ये भी अधिकार राज्यसभा के सभापति के तुलना में अधिक है, ठीक है, क्योंकि जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये कि जब भी किसी मुद्दों पे गतिरोध होगा, ठीक है, कि भाई ये मुद्दा के इस मुद्दे पे राज्यसभा के लोग अलग बात कर रहे हैं और लोकसभा के लोग अलग बात कर रहे हैं, तो इस तरह के मुद्दों पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, ठीक है, जिसको संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक। तो इसकी अध्यक्षता जब होगा तो ये इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य के बोलने का समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी मुद्दों पे आपको बोलने के लिए कहा गया कि हाँ भाई आप अपना विचार रखिए इस मुद्दे पे, इस विधेयक पे क्या विचार रखना चाहते हैं आप, ठीक, और आप खड़ा हुए, आप 2 मिनट बोलेंगे, 4 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी आपको लगेगा सर ये तो बायस हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ये हो जाए, ठीक है, जनरली होता है कि जो रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो ज़्यादातर उनका झुकाव उस तरफ रहता है, ठीक। तो वो अगला इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं कि दैनिक बैठक को स्थगित करने का अधिकार इनके पास होता है। जैसे बैठक चल रहा है, मामला बहुत खराब हो गया, ठीक है, मतलब बहसबाजी फालतू में हो गया, ठीक है, और काम हो नहीं रहा है, तो ये क्या करते हैं, कह देते हैं कि भाई आज के लिए बैठक समाप्त हुआ, फिर अगले दिन मिलेंगे किसी दिन, ठीक। तो इस तरीके का प्रावधान होता है। बाकी स्थगन का एक टॉपिक है, उसमें समझेंगे कि कैसे
कितने दिनों बाद मिलना है, किस तरीके से मिलना है, उसका प्रावधान आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका दल बदल के आधार पर किसी सदस्य के अयोग्य होने की स्थिति की जांच करता है और उससे अयोग्य होने पर, ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हम क्या बोले, दैनिक बैठक को स्थगित कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा बात यह है कि जैसे दल बदल का मतलब क्या होता है आगे समझेंगे चुनाव वाले में। सिंपल मतलब है कि दल बदल का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ये किसी ABC पार्टी से चुनाव लड़ा और ये BCD कोई पार्टी बना लीजिए, ठीक। वैसा यहाँ से व्यक्ति चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद जीत भी जाता है और इस पार्टी के साथ काम भी करता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसको लगा कि भाई साहब हम यहाँ इस पार्टी में नहीं रहेंगे, हम इसके पास जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि जो चुनाव के बाद आपको दल बदल नहीं करना, चुनाव से पहले आप कर लेंगे दल बदल, ठीक है, पर चुनाव के बाद दल बदल नहीं करेंगे। और यदि करेंगे भी तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये आपको बताएंगे, आपको जब हम आगे पढ़ा रहे होंगे भारत में निर्वाचन प्रक्रिया वगैरह, तो वहाँ पे बताएंगे दल बदल के आधार पर क्या प्रावधान है, ठीक है। तो ये व्यक्ति यदि यहाँ से इस पार्टी से निकल के BCD के पास चला जाए तो उसको बोलते हैं कि दल बदल कर लिया वो पार्टी, ठीक है। और खासकर चुनाव के बाद इस तरह का प्रावधान नहीं कि आप चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी के साथ आप चुनाव जीते हैं, ठीक, और फिर बाद में दल बदल करें जीतने के बाद, तो ये गलत होता है। अब इस तरह का यदि कोई व्यक्ति किया है कि दल बदल के आधार पर कोई सदस्य गलत काम किया है तो उसको अयोग्य जांच करवाता है लोकसभा अध्यक्ष, और जांच करवाने के बाद उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार, मतलब उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार, मतलब उसके बाद वो व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा लोकसभा का, ये अधिकार किसके पास होता है, तो ये अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछता है। और जनरली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई कहीं पार्टी करता होगा ये सब काम, पर लोकसभा का अध्यक्ष करता है जांच होने के बाद। तो क्या लिखना है, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य के अयोग्य होने की स्थिति में उसकी जांच करता है, और यदि अयोग्य है व्यक्ति तो उसके सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसके बाद वो व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा। ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यह अध्यक्ष का अधिकार है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको टॉपिक, उसका नाम है लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है। गणपूर्ति का मतलब इसको इंग्लिश में कोरम बोलते हैं, ठीक है, कि लोकसभा की बैठक के लिए क्या हो, कोरम पूरा हो रहा हो, ठीक है। और कोरम का सिंपल मतलब ये है, जैसे होता है ना कि भाई किसी भी जगह पे क्लास भी चलाना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई इतने बच्चे होंगे तभी क्लास चल पाएगा, अदरवाइज पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें ये कि भाई लोकसभा का बैठक हो रहा हो, ठीक है, तो कम से कम एक उचित अमाउंट में क्या लोग उपस्थित हो, ठीक है, मतलब उचित संख्या में लोग उपस्थित हो, अमाउंट कहना ठीक नहीं है, ठीक है। और संख्या कितना है, तो 1/10 है, ठीक है, सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तो वो क्या होगा, चलेगा आगे, ठीक है। वो नीचे में लिखा हो कि लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, तो ये सब लिखा हुआ हम ठीक इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं इसको। अगला आपका प्रोटेम स्पीकर के बारे में नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का जो अर्थ होता है वो होता है सामयिक या अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, सामयिक या अस्थायी अध्यक्ष ये बोलते हैं इसको। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसका नियुक्त कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति मल्टीपल टाइम चुनाव वगैरह जीत के आएगा तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि उसको नियुक्त करते हैं, ठीक। तो वरिष्ठता का मतलब क्या है, चुनाव अधिक बार जीतने से, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है, ठीक है, नए सदस्य निर्वाचित होने की शपथ दिलवाता है, इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। मतलब ये समझिएगा, जैसे 2024 में ये चुनाव हुआ, ठीक है। अब चुनाव होने के बाद ये जो पहला बैठक होता है ना किसी भी चुनाव के बाद, जब जो पहले का बैठक हुआ, ठीक है, जिस दिन पहला बैठक हुआ, पहले के बैठक के पहले दिन ही क्या होता है कि उसका जो पहले वाले जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर दिन नए एक क्या होगा, अस्थायी अध्यक्ष बनेगा, और अस्थायी अध्यक्ष वही बनेगा जो व्यक्ति कौन होगा, सबसे अधिक बार चुनाव जीत के आया होगा, तो वरिष्ठतम सदस्य कहते हैं उसको, सीनियर मोस्ट मेंबर बोलते हैं, ठीक है। वो अब 2024 में चुनाव हुआ, ठीक है, तो उसमें शपथ दिलवाने के लिए क्या है कि एक व्यक्ति को अलग से लाया गया, जो कि क्या है, इनका नाम था भर्तृहरि महताब, जो इस बार क्या बने थे, प्रोटेम स्पीकर बने थे, भर्तृहरि महताब। तो इनका नंबर ऑफ ये जो चुनाव जीतने का जो ये था वो अधिक बार था, अधिक बार चुनाव जीते थे, इस कारण से उनको बनाया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है, और फिर जब चुनाव हो जाएगा, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, फिर बाकी सदस्यों का शपथ हो जाएगा, उसके बाद क्या करते हैं, ये पद से हट जाते हैं, इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का, ठीक। और ये अस्थायी अध्यक्ष है, मतलब ये पूरा अध्यक्ष का चुनाव करवा देंगे, अलग जो सदस्य है लोकसभा का उसको शपथ दिलवा देंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा इनका कार्यकाल। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद की अवधि। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न होने की स्थिति में अपना पद क्या करता है, खाली कर देता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप तभी तक रह सकते हैं जब तक कि आपके पास उस सदन में रहने की सदस्यता हो, ठीक है। मतलब ये लोग भी कहीं ना कहीं से चुनाव जीत के आते हैं, ठीक। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से क्या होता है,
हट सकता है, ठीक है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है, ये प्रावधान आपको लिखा हुआ है, मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र देकर पद से हट सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये अपने से नहीं हट रहे हैं, तो इसमें प्रावधान है किसी को लगे कि भाई ये गलत तरीके से संचालन कर रहा है सदन का, तो उसको हटा भी सकते हैं। हटाने का अधिकार क्या है, तो ये तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तत्कालीन समस्त सदस्य का मतलब ये होता है प्रभावी बहुमत बोलते हैं इसको, प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं इसको। और फिर से वही बात कि प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक टॉपिक अलग से बनाया हुआ है, ठीक है, पॉलिटी के ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में समझ लीजिएगा वहाँ से जाके। सिंपल मतलब यह है कि 543 सदस्य होंगे, बाई 2 + 1 होगा, इससे हटाया जाएगा। और यदि 543 में से कोई 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति यदि किसी भी कारण से सदस्यता नहीं है उसके पास, ठीक है, मतलब सदस्य खाली है, ठीक है, जगह खाली है, चुनाव वहाँ पे चुनाव हुआ था, कोई सदस्य यदि 2 जगह से बन गया, ठीक है, या फिर ये किसी की मृत्यु हो गया, तो वापस जब चुनाव होगा तो वहाँ पे सदस्य भरे जाएंगे, ठीक है, तब तक तो खाली है, तो उसको माइनस करके और तब उससे डिवाइड करते हैं 2 से, +1 करते हैं, तो उसके बाद जो बहुमत निकलता है उसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत, ठीक। अनुच्छेद 94 प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटा सकता है, परंतु शर्त यह है कि 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रावधान लाने के लिए सदन में उससे पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष को बताना पड़ेगा 14 दिन पूर्व, तो ये प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोकसभा के अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, ये बात आपको लिखा हुआ है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्षों के कार्यों के आचरण के संबंध में आलोचना नहीं की जाएगी, तो ये बात है, क्योंकि क्या करेंगे नहीं करेंगे आप ये बाहर जाके कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपको लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य, और इसमें क्या है, तो आपको धन विधेयक के संबंध में इसके पास राज्यसभा की तुलना में क्या अधिक अधिकार होता है। पहली बात तो ये कि लोकसभा धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो ये अपने आप में एक अलग अधिकार है, ठीक। यदि लोकसभा में राज्यसभा कोई परिवर्तन भी करेगा तो लोकसभा उसको मानने के लिए बात नहीं है, क्योंकि पूरा ये लोकसभा का ही मतलब होता है उसमें। संयुक्त बैठक के संबंध में लोकसभा के पास विशेष शक्ति होती है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक। संविधान संशोधन एवं धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकते हैं, ये स्टार में आपको पॉइंट लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। नीचे में जो टॉपिक है सदन के प्रमुख नेता, इसके बारे में अगले किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।